नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। तो हमारा राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उस इकोनॉमिक सर्वे की हम शुरुआत कर रहे हैं पहले लेक्चर के साथ में। और जैसा इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया हुआ है, पहला टॉपिक जो है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, माइक्रो डाटा रिलेटेड टू राजस्थान इकोनॉमी। राजस्थान की जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड बड़े लेवल पे डाटा, जिसमें हम बात करेंगे कि राजस्थान की जीडीपी क्या है, राजस्थान की एनडीपी क्या है, राजस्थान से रिलेटेड डब्ल्यूपीआई क्या है, राजस्थान से रिलेटेड सीपीआई क्या है। अब ये सब पढ़ेंगे, लेकिन इन सब को सब पढ़ने से पहले हम इन सब का मतलब भी समझेंगे। अब एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड डायरेक्ट डाटा आता है जो कि गवर्नमेंट ने बना के दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे इसमें अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि क्या कितनी जीडीपी रही 2021-22 में, और उसके अलावा क्या यहाँ पे एनडीपी रहा, क्या यहाँ पे जो डब्ल्यूपीआई है, सीपीआई है, कुल खाद्यान्न कितना रहा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या रहा। ये सब डाटा है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। 2 नंबर के सवाल इस पहले वाले टॉपिक में से निश्चित आते हैं। ये मेनली जो टॉपिक है वो रटने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको रटने से पहले समझनी होंगी। जैसे कि मैंने अभी शब्द लिया कि जीडीपी क्या है, तो सबसे पहले हमें जीडीपी समझना होगा। वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुल मिला के हम 11 टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस इकोनॉमिक सर्वे वाले लेक्चर सीरीज में, जिसमें पहला अपना ये माइक्रो डाटा वाला है, उसके बाद में कृषि और ग्रामीण यानी अपना जो प्राइमरी सेक्टर है उससे रिलेटेड बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होंगे वो अपने नेक्स्ट में रहेंगे। उसके बाद में सेवा सेक्टर, जिसमें हम शहरीकरण को भी शामिल करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य को भी शामिल करेंगे, अन्य सामाजिक योजनाएं जो भी हैं उनको शामिल करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में मेंस एग्जाम रिलेटेड सतत विकास गोल्स जो हैं, जो यूनियन जो अपना यूनाइटेड नेशन है उसके बाद में अंतिम जो लेक्चर रहेगा वो सतत विकास गोल्स से रिलेटेड रहेगा। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो गोल्स रखे गए हैं उनके रिगार्डिंग रहेगा। तो पहला लेक्चर है अपना वृहद आर्थिक प्रदर्शन। तो यहाँ पे क्या क्या जो नए शब्द आएंगे, पहला जो शब्द आएगा वो आएगा जीडीपी, ठीक है। उसके बाद में आएगा एनडीपी, ओके। उसके बाद में डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और 2-3 शब्द आएंगे, उनको उनके साथ में देखेंगे। लेकिन सबसे पहला शब्द है जीडीपी। अभी जीडी की फुल फॉर्म में बोलूँ तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो सकल घरेलू उत्पाद। इसे अगर आसान भाषा में समझना हो तो आपको 4 चीज़ें याद रखनी होंगी। एक तो कोई पॉलिटिकल बाउंड्री होनी चाहिए, राजनीतिक सीमा होनी चाहिए, पॉलिटिकल बाउंड्री होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए एक फिक्स टाइम पीरियड, 1 ईयर का फिक्स टाइम पीरियड दे दिया। तीसरा होना चाहिए जो भी सेवाएं और उत्पाद हैं, उत्पाद और सेवाएं, उत्पाद एवं सेवाएं। और चौथा होना चाहिए उन सब का अंतिम मूल्य और कुल योग, अंतिम मूल्य और कुल योग। अब मैं जीडीपी की मैं परिभाषा बोलता हूँ, फिर समझाता हूँ क्या होता है जीडीपी। देखो, किसी भी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में उत्पादित समस्त उत्पाद एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य, और वो भी कुल योग के रूप में। दोबारा समझिए, किसी भी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में सभी उत्पाद एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक गांव है ये, ठीक है, ये गांव है, ये इसकी राजनीतिक सीमा हो गई इस गांव की, ठीक है, ये गांव की राजनीतिक सीमा हो गई चारों तरफ से। इसमें मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि 5 घर हैं, सी डी और ई, ये 5 घर हैं। इसमें मैं 5 घर मान के चल रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सारे घर हो सकते हैं। ये 5 घर हैं, इनमें 5 घरों में अलग अलग लोग काम करते हैं। सी वाला जो काम करता है, ए वाले से शुरू करता हूँ, ए वाला जो है वो खेती करता है, ठीक है, सिर्फ खेती करता है। बी वाला जो है वो पशुपालन करता है, यानी दूध का काम करता है, ठीक है, पशुपालन और दूध का काम करता है। सी वाला जो है वो कुछ उत्पाद बनाता है। मान लीजिए ये अपना एक पॉटर है, कुम्हार है, जो कि चाक या घड़े बनाता है, ठीक है, घड़े बनाता है, मटके बनाता है, उसके अलावा भी बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं वो बनाता है, ठीक है।
डी वाला भी ऐसे ही कुछ उत्पाद बनाता है, लाइक मान लीजिए कि ये जो है वो खाने की इनकी कोई दुकान है, ठीक है, या होटल है, ठीक है, होटल है, ये होटल हो गई। और ई वाला कुछ सर्विस सेवाएं देता है, यानी ये टीचर है, ठीक है, ये टीचर है। आपको इकोनॉमी के बेसिक चीज़ों में पता होगा कि इकोनॉमी को हम जब डिवाइड करते हैं तो 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। प्राथमिक में जो कृषि और कृषि से संबंध क्षेत्र हैं या जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं वो सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, जिसमें अगर हम कहीं खान से खनन कर रहे हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा होता है, खान से खनिज जो होता है, ओके। उसके अलावा खेती हम करते हैं, यानी प्रकृति ने जो हमें डायरेक्टली प्रोवाइड किया है वो सब प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र होता है सेकेंडरी सेक्टर, उसमें क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद लेकर के उन्हें प्रोसेस करके कोई नया उत्पाद बनाया जाता है। आसान भाषा में समझें तो यहाँ गेहूँ तो हुआ प्राथमिक क्षेत्र का, क्योंकि ये प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिला है, बीज डाला और गेहूँ उत्पादित हो गया, तो ये तो होता है प्राथमिक क्षेत्र का। लेकिन इसे हम कंपनी में लेके गए और इस कंपनी में इसमें कुछ दूध मिलाया, कुछ इसमें मीठा मिलाया और प्रोसेस किया और उसके बाद में इसे पार्ले जी बना दिया, यानी बिस्कुट बना दिया कोई, तो ये जो कंपनी होगी, ये जो प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी होगी, ये कहलाती है द्वितीयक क्षेत्र की। यानी जितनी भी इंडस्ट्री सेक्टर होगा, जितनी भी उत्पाद बनाने के लिए कंपनियां लगी होंगी, वो क्या कहलाती हैं, द्वितीयक सेक्टर की। भले ही आप कोई कार बना रहे हो तो वो कंपनी होगी, भले ही आप कोई बाइक बना रहे हो, भले ही आप मोबाइल बना रहे हो, तो जो कंपनी बना रही है वो क्या होती है, द्वितीयक क्षेत्र में। और तीसरा जो सेक्टर होता है उसे हम टर्सरी यानी टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, तृतीयक, वो होता है अपना सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें काम जो होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। मान लीजिए मैं आपको टीचिंग करा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ से अपना ज्ञान मोबाइल के थ्रू आपके पास में प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन मैं कोई दिखाने के लिए कोई नया उत्पाद नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपके दिमाग में कुछ नॉलेज डाली जा रही है, तो इसमें नया उत्पाद नहीं बनता है, लेकिन सेवाएं मिलती है दूसरे को। मान लीजिए कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपके लिए सेवा मिल रही है, कंपनी आपसे चार्ज ले रही है, तो वो नया उत्पाद नहीं बन रहा है, फ़ोन पे बात करना कोई नया उत्पाद नहीं बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आपको सेवा मिल रही है। आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो डॉक्टर आपका इलाज करता है, देखता है आपको, वो नया उत्पाद नहीं बनाता, वो आपको देखता है और आपके लिए दवाइयाँ देता है, लेकिन कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनाता है वो, तो वो सर्विस सेक्टर में आता है। आपको जयपुर से बीकानेर जाना है तो आप बस में बैठ के गए यहाँ से और वहाँ, तो आपको सेवा मिली, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो जिसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है लेकिन आपको सेवाएं मिलती हैं, तो वो होता है टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे जो 5 लोग बनाए हैं उनके कुछ कुछ भाग बांट सकते हैं। खेती और पशुपालन करने वाले जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के आ गए, ओके, क्योंकि ये प्रकृति से रिलेटेड हो गए, ओके। घड़े मटके बनाने वाले या इसके अलावा पार्ले जी बिस्कुट बनाने वाले या कोई बाइक बनाने वाले या कार बनाने वाली, यानी ये इंडस्ट्री उद्योग है यहाँ पे, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। घड़ा और मटका एक तरीके से क्या हो रहा है, मिट्टी जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुई है उसको कुम्हार जो है वो प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेस करने के बाद में नया उत्पाद बना रहा है, ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर वाला। और यहाँ पे अगर मैं होटल की बात करूँ तो होटल भी जो है वो सर्विस सेक्टर में आता है, क्योंकि होटल में नया उत्पाद नहीं बनता है, आप वहाँ जाके ठहरेंगे, आप वहाँ रुक लिए, ठीक है, तो होटल में कोई नया उत्पाद नहीं बनता है और टीचर भी कोई नया उत्पाद नहीं बनाता है, टीचर आपको पढ़ाता है, तो सर्विस सेक्टर में, ये थर्ड सेक्टर में आता है, ओके। तो ये हो गए 3 सेक्टर, तो ये हो गई बात। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जीडीपी क्या होगी, तो जीडीपी का मैंने बोला है कि एक बाउंड्री, तो बाउंड्री तो ये हो गई, एक बाउंड्री, ये बाउंड्री हो गई गाँव की। इस बाउंड्री के अंतर्गत एक साल में जितने भी सेवाएं और उत्पाद बनने वाले हैं उनका अंतिम मूल्य जो होगा वो उसका कुल योग कर देंगे तो जीडीपी होगा। मान लीजिए खेती हुई, खेती में भी मान लीजिए कि खेती करने वाले ने एक साल में जो है वो 50 रुपए के गेहूं उत्पादित किए, ओके। पशुपालन करने वाले ने कुल मिला के 40 रुपए का जो है वो दूध उत्पादित किया, यानी बचत की दूध बेच करके, ओके। घड़े बेचने वाले ने कुल जो वस्तुएं बनाई तो उसका अंतिम मूल्य, माने टोटल घड़े उसने भले कितने भी बनाए हों, 50, 100, 150, उन सब का अंतिम मूल्य, और पार्ले जी वालों का सबका अंतिम मूल्य मान लीजिए कि 100 रुपये उसने जो है वो उत्पादित किया। ऐसे ही होटल वाले के पास में
सेवाएं अगर दे रहा है, सेवा के बदले में वो पैसे लेता है। तो अगर उसके होटल में आकर के साल भर में मान लीजिए 100 यात्री रुके, और मैं बिल्कुल नाममात्र तरीके से मान रहा हूँ, तो 100 रुपये उसने पूरे साल भर में कमाए, ठीक है, सेवाओं का अंतिम मूल्य। उसके अलावा टीचर ने साल भर में बच्चों को पढ़ाया और 50 रुपये उसने कमाए। तो एक बाउंड्री कौन सी हो गई, ये गांव की बाउंड्री हो गई। इसमें जितने भी उत्पाद और सेवाएं हैं, यहाँ पे उत्पाद, यहाँ पे उत्पाद, यहाँ पे उत्पाद और यहाँ पे सेवाएं, इनका अंतिम मूल्य और उसका योग जीडीपी कहलाता है। अब अंतिम मूल्य तो मैंने यहाँ कर लिया अभी, ठीक है। अब इस अंतिम मूल्य का योग मैं कर देता हूँ, ठीक है। योग कैसे करेंगे, खेती वाले से कितने आए, 50 रुपये, ओके, दूध वाले से 40 रुपये, पूरे साल की बात कर रहा हूँ, एक साल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे घड़े या मटके वाले से 100 रुपये, उसके बाद में यहाँ पे होटल वाले ने कितने, 100 रुपये, और यहाँ टीचर ने 50 रुपये, ठीक है। तो इसका मैं योग कर देता हूँ, तो ये हुआ 300 और 340, यानी इस गांव की, जिसमें सिर्फ 5 लोगों का मैंने एग्जाम्पल बताया, पुराने टाइम का कोई गांव है जिसमें मतलब आज से 50-100 साल का, तभी इतनी कम इनकम बताई है मैंने। बाकी साल भर में तो यहाँ पे होटल वाला भी आराम से 3-4 लाख रुपए कमाएगा, टीचर भी 2-2.5 लाख रुपए कमाएगा, बट मैंने आसान शब्दों का यूज किया है ताकि आप समझ जाएं। तो इस गाँव की एक साल में कुल जितने भी उत्पाद और सेवाएं हैं उनका अंतिम मूल्य निकालते हुए यहाँ पे कुल 340 रुपये जो है वो जीडीपी निकल के आती है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आता है इस गांव का। अब मैं इसी चीज़ को हटा के यहाँ से, इससे गांव से हटा के मैं इसे राजस्थान कर सकता हूँ, एक राज्य का कर सकता हूँ, ओके, और इसे मैं ऑल इंडिया का भी कर सकता हूँ। इंडिया की बाउंड्री के अंतर्गत भी अगर इसी तरीके से जो सभी उत्पाद और सेवाएं बन रहे हैं उनका अंतिम मूल्य। अब एक शब्द आया अंतिम मूल्य, ठीक है, इस अंतिम मूल्य शब्द को भी समझ लीजिए। अंतिम मूल्य का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि हम पार्ले जी बिस्कुट बना रहे हैं, ओके, पार्ले जी बिस्कुट बनाने। अब पार्ले जी बिस्कुट बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिएगा, कुछ कच्चा माल चाहिएगा, जिसमें मान लीजिए कि हमने लिया, एक तो लिया गेहूँ, ठीक है, गेहूँ 10 रुपये का लिया, दूध लिया उन्होंने 5 रुपये का, और उन्होंने चीनी ली 5 रुपये की, ठीक है, ये उन्होंने लिया। उसके बाद में उन्होंने इसे प्रोसेस किया कंपनी के अंतर्गत, कंपनी में ये प्रोसेस करेंगे। कंपनी को इस तरीके से आप बना सकते हो कि कोई कंपनी है उसमें बहुत सारा जो है वो धुआं भी निकलता होगा, चिमनी भी होगी, इस तरीके से। तो कंपनी में उन्होंने प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पे उन्होंने एक पार्ले जी बिस्कुट का पूरा इतने सामान लेने के बाद में मान लीजिए कि 5 पार्ले जी बिस्कुट बना लिए, 5 नहीं 10 पार्ले जी बिस्कुट बना लीजिए, ओके, इतना सामान में उन्होंने 10 पार्ले जी बिस्कुट बना लिए। और इस 10 पार्ले जी के वो 5 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो 50 रुपये उसकी कीमत आ गई टोटल 10 पार्ले जी की। अब हम क्या करेंगे, अब हम अंतिम मूल्य की बात कर रहे हैं। जब जीडीपी संभाली जाए, जोड़ी जाए, तो हम उसमें गेहूं और पार्ले जी दोनों को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ गेहूं यहाँ पे शामिल किया है और पार्ले जी यहाँ पे शामिल किया है, तो एक ही जगह पे अंतिम बार में शामिल करेंगे। यहाँ पे जो 20 रुपये हैं उनको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ नया उत्पाद बना दिया। ये नया उत्पाद बनाने के बाद में अंतिम मूल्य नया हो चुका है, तो यहाँ पे इस 50 रुपये को जीडीपी में शामिल करेंगे, इन 20 रुपये को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इनको दोबारा से ऐड कर दिया गया है इसमें, ओके, ये दोबारा ऐड हो जाएंगी। अगर यहाँ पे भी 20 को भी शामिल कर लें और यहाँ पे भी शामिल हो रहा है, फिर वो नहीं, अंतिम मूल्य जो नया उत्पाद बना है उसका अंतिम मूल्य है, ओके। तो ये होता है अंतिम मूल्य। कोई वस्तु बनाई जा रही है तो पहली वाली वस्तु को छोड़ देंगे, क्योंकि वो पहले यूज होके फिर नया वस्तु बनाए, इसलिए अंतिम मूल्य का उन्होंने बोला है साल भर में। तो जीडीपी मेरे हिसाब से समझ में आ गई। जीडीपी जो होती है वो किसी भी एक बाउंड्री के अंतर्गत क्या होती है। मान लीजिए कि ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान की जीडीपी के, तो राजस्थान की जीडीपी तो राजस्थान की बाउंड्री के अंतर्गत एक साल में, ओके। एक शब्द आता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का मतलब होता है, मैं इसे राजस्थान की जगह इंडिया का लेके चलता हूँ, कि मान लीजिए ये अपना इंडिया है, ओके, ये इंडिया की जीडीपी मैंने यहाँ पे बोल दी कि ये इंडिया की जीडीपी हमारी करीब करीब जो है वो वर्तमान में 2.62 ट्रिलियन डॉलर है। मैं अभी समझाता हूँ ट्रिलियन क्या होता है, ट्रिलियन, हाँ ठीक है। एक तो होती है जीडीपी की एक बाउंड्री के अंतर्गत, और एक होती है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब नेशनल में क्या होगा कि जो भारतीय व्यक्ति है उसकी कमाई, अब भारतीय व्यक्ति कुछ अमेरिका में भी रह रहे हैं, कुछ इंग्लैंड में भी रह रहे हैं, कुछ यूरोप में रह रहे हैं, तो इन सब की जो कमाई होगी वो भले ही कहीं पे भी रह रहे हो तो वो जीएनपी में शामिल होगी। लेकिन जीडीपी में क्या होगा, मान लीजिए कि इंडिया के अंतर्गत यहाँ पे
भारत की टाटा भी काम कर रही है, रिलायंस भी काम कर रही है, उसके अलावा चाइनीज कंपनी शाओमी काम कर रही है, उसके अलावा एलजी कंपनी भी काम कर रही है, हुंडई कंपनी, कोरियन कंपनी, जापानी कंपनी भी काम कर रही हैं। तो भारत की बाउंड्री के अंतर्गत अगर विदेशी कंपनियां भी काम कर रही हैं तो वो किस में शामिल हो जाएंगी, जीडीपी में शामिल हो जाएंगी। लेकिन जब जीएनपी की बात आएगी तब इसमें भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं उनको शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। और भारत के लोग भले ही कहीं कहीं रह रहे होंगे तो वो जीएनपी में शामिल होंगे। यानी भारत का अगर कोई लोग बाहर रह रहा है तो उसे जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक यानी बाउंड्री में शामिल नहीं करेंगे, उसे जीएनपी में शामिल करेंगे, नेशनल वाले में शामिल करेंगे। ओके, दो चीज़ें आ गई आपकी समझ में। जीडीपी में क्या होगा, एक फिक्स बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंतर्गत जीएनपी यानी कोई भी भारतीय व्यक्ति है वो कहीं पे भी रह रहा हो, विदेश में भी, तो उसका, तो उसमें क्या किया जाएगा कि जीडीपी में से विदेशी जो हैं भारत में रह करके कुछ उत्पाद बना रहे हैं उनको तो घटा देंगे, और भारत के बाहर जो रह करके कुछ कमा रहे हैं उसको जोड़ देंगे। ये तो हो जाएगा जीएनपी। और जीडीपी एक बाउंड्री के अंतर्गत, भले ही उसमें विदेशी भी रह रहे हों या इंडियन भी रह रहे हों, वो होता है। उसके बाद आता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मान लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया कि उस गांव की जो मैंने आपको वो निकाल के बताई थी 340 रुपये जीडीपी बताई थी। अब उसमें से क्या होता है कि उस मटके वाले के उसने मान लीजिए 100 मटके बनाए, उसमें से 10 मटके जो है वो फूट गए या ख़राब हो गए बनाते टाइम ही, ठीक है, या यूज करने से पहले ही वो टूट गए। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, या दूध को जो है वो फैल गया, या उसके अलावा कुछ गेहूँ जो है वो सड़ गए, तो वो होता है मूल्यह्रास। कुछ चीज़ें जो यूज करने से पहले ही वो जो है वो नष्ट हो चुकी हैं या ख़राब हो चुकी हैं, तो उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो नेट का मतलब क्या होगा, शुद्ध। तो शुद्ध में क्या किया जाएगा, जीडीपी में से मूल्यह्रास को यानी डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाएगा, बस इतना है, ठीक है। चलो बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्या क्या डाटा है, एक दो चीज़ें और। एक होता है इनकम, इनकम होता है पर कैपिटा इनकम, पीसीआई बोलते हैं उसे। पर कैपिटा इनकम आसान सा है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि कुल जीडीपी कितनी है और कुल लोग कितने हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी, कुल लोग। अब जैसे उस गांव के एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको, 340 की जीडीपी थी और कुल 5 लोग थे, तो इसमें मैं भाग देके और जो है वो प्रति व्यक्ति आय निकाल सकता हूँ, एवरेज कितना रहा होगा, इस तरीके से। ऑल इंडिया की जीडीपी जो है $3.62 ट्रिलियन, और उसके बाद में वो जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 135 करोड़, उसका भाग दे देंगे। तो अब मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँ तो ये निकल के आएगा अपना 6-8 इतना रुपए जो है वो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय ये निकल के आ जाएगी। ओके, और एक होता है अपना प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और डब्ल्यूपीआई होता है वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि महंगाई दर कितनी चल रही है, इसको अनुमान लगाने के लिए जो है वो ये दो प्राइस इंडेक्स बनाए जाते हैं। सीपीआई तो होता है कस्टमर लेवल पे, डायरेक्ट अगर हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम टमाटर खरीदने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो वो तो हो गया कस्टमर लेवल पे, हम खुद जा रहे हैं। डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल के जो रिटेलर होते हैं वो कुछ खरीद के लाते हैं, तो उनके लिए कितना महंगाई बढ़ी, वो दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों के आधार पे जो है वो महंगाई नापी जाती है। तो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई, जीडीपी समझ में आ गया, जीएनपी समझ में आ गया, एनडीपी समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई ये तो अपना इन्फ्लेशन के लिए हैं, और पर कैपिटा इनकम भी समझ में आ गया, कुल कितने लोग हैं उसमें भाग दे दिया जाएगा। ओके, अब मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको, बार बार आप परेशान नहीं होना। ट्रिलियन मैंने आपको बोला और डॉलर मैंने आपको बोला, ठीक है। अब देखो ये डॉलर जो है वो इस तरीके का सिंबल होता है, ठीक है, आप देखते ही होंगे। ये यूएसए की जो है वो मुद्रा है, यूएसए की ये करेंसी है। ये भारत के लिए $1 की वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। नॉर्मली $1 जो है वो करीब करीब 75 रुपये, अभी वर्तमान में 75 और 80 के बीच में चल रहा है, तो ऊपर डेली अप डाउन होता रहता है। तो $1 भारत का 75 रुपये के बराबर में है। और ट्रिलियन का मतलब होता है, हम जैसे हम यूज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि 2 जीरो का यूज करते हैं नॉर्मली, 100, ठीक है, 100 के बाद में हम 1000 बनाते हैं, फिर उसके बाद में हम 10,000 बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद में हम फिर 1 लाख बना लेते हैं, 1 जीरो पे ही हम बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद में फिर हम जो है वो
बढ़ा के 10 लाख पे कर लेते हैं, इस तरीके से होता है। लेकिन अंग्रेज जो हैं वो क्या करते हैं, 3 जीरो पे काम करते हैं नॉर्मली। 100 यूज करें, ओके, उसके बाद में वो डायरेक्टली आते हैं इस तरीके से 3 जीरो यूज करेंगे, 3 जीरो नहीं, पहले वो करते हैं 1000, ठीक है, तो 1 किलो, ठीक है। वैसे भी आप मेमोरी कार्ड से समझ सकते हैं इसे आराम से, मेमोरी कार्ड जो आप यूज करते हैं ना, उसे आप आराम से समझेंगे। चलो उससे याद कराता हूँ तो आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। एक 1000 1K, ठीक है, 1K हो गया। उसके बाद में फिर वो 3 जीरो और जोड़ेंगे, पहली 3 जीरो तो ये, फिर उसके बाद 3 जीरो और जोड़ेंगे इस तरीके से, तो फिर वो होता है M, 1M, ठीक है, मिलियन, ठीक है, मिलियन। ये तो हो गया किलो, फिर मिलियन। अगर हम इसे हमारी हिंदी में देखें तो 10 लाख, अपने अपने भारतीय करेंसी के रूप में देखें तो 10 लाख। उसके बाद में फिर वो 3 जीरो और जोड़ेंगे, 3 पहली वाली, 3 दूसरी वाली और 3 तीसरी वाली, तो अब हो जाता है उनका ट्रिलियन, ठीक है। और इसे हम हमारे हिसाब से देखें, ये हो गया ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियन। और इसे हम हमारी भारतीय भाषा में देखें तो ये होता है 100 करोड़, और 100 करोड़ को हम बोलते हैं 1 अरब, ठीक है। इतना समझ लेना है बस। हमारे यहाँ तो एक एक जीरो बढ़ने पे हम बोलते जाते हैं कि 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से। और वहाँ यूरोप में और वेस्टर्न साइड में जो होता है वो 10 की घात 3 पे काम चलता है। तो पहला जो 10 की घात 3 होता है तो वो 1000 होता है, तो 1K, ठीक है, किलो, इस तरीके से यूज कर लिया। उसके बाद में 1M यानी मिलियन हो गया। फिर उसके बाद में 1T, तो 1 TB नहीं, हाँ ये हुआ अपना यहाँ से कट करना पड़ेगा दोबारा से। पहला हुआ 1K, दूसरा हुआ था 1M, और तीसरा जो आता है फिर अब 3 जीरो और जोड़ने, 3, 1 2 3 और 1 2 3, ये 3 जीरो और जोड़ेंगे तो अब आता है 1G, ठीक है, इस तरीके से, ओके। एंड ये हमारा जो होता है वो 100 करोड़ के आसपास में होता है। इसे हम बिलियन बोल देते हैं, वहाँ की भाषा में बिलियन बोलते हैं, ठीक है, बिलियन, 1 बिलियन। तो ये हुआ अपना 100 करोड़, 1 बिलियन हुआ 100 करोड़ या 1 अरब, ठीक है। उसके बाद में जब अगला आता है तो 3 जीरो, 3 जीरो, फिर 3 जीरो और फिर 3 जीरो, तब ये होता है 1 ट्रिलियन। तो वहाँ जो है वेस्टर्न साइड में हम क्या करते हैं, 10 की घात 3 पे चलते हैं। शुरुआत में तो उनका K रहता है, ठीक है, उसके बाद या 1000 बोलते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद में उनका 10 की घात 6 पे जो हो जाता है वो उनका अपना मिलियन हो जाता है, जो हमारे यहाँ 10 लाख के बराबर होता है। फिर उसके बाद में 10 की घात 9 पे उनका बिलियन हो जाता है, जो कि हमारे 100 करोड़ की बराबर यानी 1 अरब की बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद में उनका 10 की घात 12 हो जाता है यानी ट्रिलियन, जो कि हमारे जो होंगे हमारे उनके तो होंगे 1000 करोड़ या 1 खरब, 10 खरब, 10 खरब के बराबर हो जाता है, इस तरीके से होता है, 10 खरब के बराबर हो जाएगा, तो ये होता है ट्रिलियन। तो ये थोड़ा सा आप समझ लेना इंडिया का और जो यूज करने का तरीका है और उधर का यूज। तो हम क्या है, विदेशों से तुलना करने के लिए डायरेक्टली ट्रिलियन में बात करते हैं कि मान लीजिए अमेरिका की 100 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो इकोनॉमी है, चाइना की मैं बोल दूं 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हम भारत जो है वो करीब करीब 3 ट्रिलियन डॉलर पे है। तो हम डायरेक्टली अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जीडीपी जो है वो कितनी है। अनुमान लगा लीजिए कि भाई अब चाइना हमसे 5 गुना ज़्यादा है, अमेरिका हमसे 7 गुना ज़्यादा है जीडीपी के मामले में, ओके। तो ये हम डायरेक्टली उनके हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, ओके। बाकी डाटा जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया है वो अब हम पढ़ने वाले हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद कंप्लीट डाटा, मैक्रो डाटा। तो जीडीपी समझ में आ चुका क्या होता है, एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी, उसका कुल योग जीडीपी कहलाता है। अब जीडीपी भी 2 तरीके से होता है। जीडीपी 2 तरीके से कैसे होता है, एक होता है प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर, ठीक है, और एक होता है फिक्स कीमतों पर, ठीक है, या बेस ईयर की कीमतों पे, फिक्स कीमतों पे। अब फिक्स जो बेस ईयर होता है वो सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है, बोल लीजिए कि 2014 की कीमतों पे, और प्रचलित कीमत यानी 2022 की कीमतों पे। मान लीजिए कि अभी चीनी का भाव जो है वो 40 रुपये पर केजी है, और 2014 में जो भाव था वो मान लीजिए 30 रुपये पर केजी था, 30 रुपये पर केजी था।
तो अब प्रचलित कीमतों पे मान लीजिए कि इस साल जो है वो कुल मिला के 100 किलो जो है वो चीनी उत्पादित की गई, 100 किलो चीनी का उत्पादन किया गया। तो चीनी वाले को अगर जीडीपी में शामिल करेंगे तो 100 इंटू 40 करेंगे तो 4,000 रुपये आएगा, ठीक है। लेकिन 2014 के हिसाब से अगर करेंगे तो वो 3,000 रुपये आएगा, ठीक है। तो क्योंकि उस समय कीमत क्या थी, कम थी, और अभी कीमत क्या है, बढ़ चुकी है, इसलिए थोड़ा सा जीडीपी में अंतर आ जाता है। ओके, तो ये देख लीजिए, दो तरीके से होता है, एक होता है प्रचलित कीमतों पे, एक होता है स्थिर कीमतों पे, फिक्स कीमतों पे। और स्थिर कीमत जो है उसका एक बेस ईयर होता है जो कि सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसे वर्तमान में जो फिक्स ईयर है वो 2011-12 का भी फिक्स ईयर डिसाइड किया गया है, बट अभी चेंज किया गया है, इसे 2011-12 की जगह अभी शायद 14-15 भी कर दिया गया है। ओके, ठीक है। तो ये होता है फिक्स ईयर वाला, स्थिर कीमतों वाला, और ये होता है प्रचलित। अब डाटा याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की जीडीपी वर्तमान समय की करंट प्राइस पे क्या है, तो इंडिया की जीडीपी जो है वो 236 लाख करोड़ है, ठीक है। कितनी है, 236 लाख करोड़। लेकिन मेन डाटा कौन सा याद रखना है, वो राजस्थान का याद रखना है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार राजस्थान की जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी है, वो करीब करीब 12 लाख करोड़ है, 11.96 लाख करोड़ है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 18% की वृद्धि हुई है। उससे पहले तो हम जो है 2020-21 में तो हमारी डाउन गई थी, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के कारण उत्पाद हो ही नहीं पाया था, सेवाएं मिल ही नहीं पाई थी, सारे सेक्टर ठप हो गए थे। तो उस समय तो जो है वो जीडीपी नेगेटिव में गई है। अब दोबारा से जो है वो जीडीपी एकदम ऊपर से बढ़ी है। तो एक तरीके से बी शेप कर्व हुआ कि मान लीजिए ये पहले जीरो रेखा, ठीक है, हमारी पहले जीडीपी इस तरीके से चल रही थी 6-7 परसेंटेज के हिसाब से, उसके बाद में कभी कभी 8% जा रही थी, 9% जा रही 9% जा रही थी, इस तरीके से जा रही थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके बाद में क्या हुआ, बिल्कुल डाउन आ गई, नेगेटिव में चली गई। ये जीरो लाइन है, जीरो वाली लाइन है, नेगेटिव में आ गई। फिर अगली साल ही क्या किया हमने, ग्रोथ किया, और ये पहुंच गई 18 वाले पे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम पीछे चल जाते हैं और चीज़ें थोड़ी सी भी बढ़ती हैं तो भी परसेंटेज हमें ज़्यादा दिखता है। आसान भाषा में समझें कि मान लीजिए कि बिहार की हम जीडीपी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बताते हैं। क्यों बताते हैं, क्योंकि बिहार के पास में अभी पैसा है ही नहीं, बहुत कम पैसा है। अब कम पैसे में कुछ पैसा ऐड करेंगे तो वो परसेंटेज जीडीपी ज़्यादा दिखता है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि एक राज्य, दो राज्य का एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। एक है राजस्थान, एक है महाराष्ट्र, और एक है बिहार, ठीक है। बिहार की पहले से जीडीपी जो है वो 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये, और महाराष्ट्र की पहले से जीडीपी अधिक है, 1,000 रुपये। अब मान लीजिए कि अगले साल में महाराष्ट्र ने कमाए 100 रुपये कमाए, ठीक है, और बिहार ने कमाए 80 रुपये, ठीक है। 80 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा दिख जाएगी। मान लीजिए बिहार ने कमाए ओनली एंड ओनली 30 रुपये, ठीक है। देखो, मात्रा में बिहार ने सिर्फ 30 कमाए और महाराष्ट्र ने 100 रुपये कमाए, लेकिन मैं अगर जीडीपी ग्रोथ निकालने जाऊंगा तो ये जो है वो आपकी टोटल नेक्स्ट ईयर हो गई 1100 अपॉन 1000 और इंटू 100 करेंगे तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा कि 10% जो है वो इसकी एक्स्ट्रा जीडीपी रही, ठीक है। 10% उन्होंने ग्रोथ किया, 1,000 की जगह वो 1100 पहुंच गए, तो उन्होंने 10% ग्रोथ किया। लेकिन बिहार पहुंच गया 130 पे 100 पे से, तो बिहार ने 30% का ग्रोथ किया। अब ग्रोथ रेट ज़्यादा दिख रही है क्योंकि उसका पहले से ही डाटा कम है। ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव में जाने के बाद में अगर थोड़ा बहुत भी हम बढ़ते हैं तो वो बहुत बड़ी डाटा दिखता है। तो हमारे राजस्थान ने जो है वो 18% की जो है वो 2021-22 के डाटा के अनुसार ग्रोथ किया है। और एक डाटा और आपको याद करना पड़ेगा, ऑल इंडिया की जो जीडीपी है यानी 236 लाख करोड़ है, उसमें हमारे राजस्थान का कितना हिस्सा आता है, 11.96 लाख करोड़। उसे परसेंटेज वाइज देखें तो 5.15%, ये आपको याद करना होगा। तो एक डाटा तो आपको ये याद हो गया, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। प्रचलित कीमतों पे आपको डाटा याद रखना होगा। प्रचलित कीमतों पे जो है वो राजस्थान का 11.96 लाख करोड़ है और उसमें 18% की ग्रोथ हुई है पिछले साल की तुलना में। स्थिर कीमतों पे अगर देखा जाए तो राजस्थान का डाटा है 7.33 लाख करोड़, जिसमें 11% की ग्रोथ हुई है। तो ये दो डाटा आपको रटे होने चाहिए। ओके, ये मैंने आपको जीडीपी मैंने बता ही दिया है। शुद्ध का मैंने आपको बताया था कि नेट में क्या होता है,
नेट में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटा देते हैं। घटाएंगे तो थोड़ा पहले की तुलना में कम होगा। तो प्रचलित कीमतों पे वहाँ पे मैंने बताया था 11.96, लेकिन यहाँ अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो 10.79 लाख करोड़। अब ये डाटा ना आपको रटना है, काम आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद में स्थिर कीमतों पे हम देखें तो 6.48 लाख करोड़। ये डाटा आपको रटा होना चाहिए। ज़्यादा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो मैं गोला करूँगा, एक तो ये वाली जो डाटा है, एक ये वाली जो डाटा है वो आपको रटी होनी चाहिए। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है दोबारा से, ठीक है। स्टेट जीडीपी की बात करें, राजस्थान की जीडीपी दोबारा से लिखा हुआ है मैंने वही चीज़ें। देश की कुल जीडीपी का 5.15% है। स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमत बात है, प्रचलित कीमतों पे है 11.96 लाख करोड़, जो कि पिछले साल की तुलना में 18% की वृद्धि दिखाता है। अगर सेक्टर वाइज बात करें तो प्रचलित कीमतों पे प्राथमिक सेक्टर 30% है, द्वितीयक सेक्टर 24% है और टर्सरी सेक्टर 45% है। क्षेत्र मैंने अभी बता दिए, प्राथमिक में जो कृषि से संबंधित या प्रकृति से संबंधित होते हैं, द्वितीयक में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर आता है और तृतीयक में सेवाएं आती हैं। तो 30, 24 और 45 का ये रेशियो आपको याद होना चाहिए। प्रचलित कीमतों पे 11.96 लाख करोड़ रटा होना चाहिए। प्रचलित पे 11.96 लाख करोड़ और बेस ईयर के आधार पे फिक्स कीमत पे 7.33 लाख करोड़। प्रचलित में वृद्धि कितनी हुई, 18% की, और अपना फिक्स कीमत पे 11% की वृद्धि हुई। ये वाला आपको सेक्टर भी रटा होना चाहिए कि 30 प्राथमिक का, 24 सेकेंडरी का और 45 टर्सरी का, इस तरीके से रटा होना चाहिए। प्रचलित कीमतों पे अगर पर कैपिटा इनकम की बात करूं, प्रति व्यक्ति आय की बात करूं, तो हमारे राजस्थान में 1.45 लाख पर कैपिटा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है, जो पिछली साल की तुलना में वृद्धि है, ग्रोथ हुई है, 16% की ग्रोथ हुई है। और भारत के पर कैपिटा इनकम की मैं बात करूं, पर कैपिटा इनकम भारत का, तो भारत का पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। ओके, उसके बाद में शुद्ध यानी नेट, जिसमें डेप्रिसिएशन घटा दिया जाता है, तो नेट वाली जो है वो प्रचलित कीमतों पे 10.78 लाख है, ठीक है। और डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए, राजस्थान का जीडीपी प्रचलित कीमतों पे 11.96 लाख, स्थिर कीमतों पे 7.33 लाख। स्थिर कीमतों पे पर कैपिटा इनकम जो है वो 81,000 है। ओके, स्थिर कीमतों पे जो नेट राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है वो 6.48 है। सेक्टर वाइज देखना चाहें तो देख लें, बट ये वाला तो रट ही लेना आप। 30, 24 और 45, 30 प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड, 24 सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड और 45 जो है वो अपना टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड। अब और कुछ डाटा है वो देख लीजिए, वो याद करना है आपको। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में इस बार उन्होंने जो है वो स्पेशल डाटा नहीं दिया है, तो ये मैंने पिछला वाला ही डाटा डाल दिया है। उसमें 2.76 लाख करोड़ रुपए का सकल जो है वो स्थायी पूंजी का निर्माण किया गया, कैपिटल फॉर्मेशन किया गया है, जो कि 28% है स्टेट जीडीपी का। थोड़ा सा ये डाटा रटने का है, पूछ लिया जाए कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना हुआ है, तो 2.76 लाख करोड़ पिछला डाटा डाला हुआ है मैंने, क्यों नए वाले इकोनॉमिक सर्वे में दिया नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। इसमें आप देखिए सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित कीमतों पे ये 2020 में 2.76 लाख करोड़ दिया था, जो कि ऑल स्टेट जीडीपी का 28% है, लेकिन इस बार वाला खाली छोड़ा हुआ है उन्होंने। अब नहीं है तो वो पिछला वाला याद रख लेंगे, 2.76 लाख करोड़ वाला। बाकी ये बढ़ चुका होगा क्योंकि इस बार जो है थोड़ी बहुत उन्नति हुई होगी। ओके, बट ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया है, तो मैंने वहाँ पे नया कुछ उसमें अपडेट नहीं किया। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में कुल पिछले साल में जो भी उत्पादन हुआ तो वो 225 लाख मैट्रिक टन हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 2% अधिक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 131 है। इसका आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है, जो 2011-12 को 100 मान के चलते हैं, तो आज के समय पे 131 हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना होगा। उसके अलावा थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस जो है वो 369 रहा, ठीक है, जिसमें 9% की ग्रोथ रही। तो इस थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वो 1999 और 2000 का है। ओके, एक तरीके से ये इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति या महंगाई का जो है वो इंडिकेटर है। ये कौन जारी करता है? WPI, ये राजस्थान सरकार आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय हर मंथ जारी करता है होलसेल प्राइस, ठीक है। होलसेल प्राइस, होलसेल का मतलब आप जानते हो, जो रिटेलर होते हैं जो होलसेल पे लेके आते हैं, डीमार्ट वगैरह या बड़े बड़े रिटेलर, वो बड़ी एक साथ में बहुत सारा सामान लेते हैं तो उनको थोड़ा बहुत सस्ता भी मिलता है। तो उनके लिए कितना इन्फ्लेशन होता है, वो तो होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, और उसके अलावा
हम कस्टमर जाके डायरेक्टली लेके आते हैं तो हमारे लिए कितना होता है, तो वो होता है। तो होलसेल प्राइस जो है वो ये अपना आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय जारी करता है, इसी के द्वारा जो अपना इकोनॉमिक सर्वे भी बनाया जाता है। और ये आधार वर्ष होता है 1999 और 2000 का। और वर्तमान में जो इकोनॉमिक सर्वे दिया है उसके अनुसार से होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है वो 369 है। और इसमें 154 वस्तुओं को शामिल करके होलसेल प्राइस बनाया जाता है, यानी प्राथमिक सेक्टर की 75 वस्तुएं, सेकेंडरी सेक्टर के जो हैं वो उत्पाद हैं 69, और ईंधन से रिलेटेड जो हैं वो 10 उत्पाद हैं। ठीक है, सेवाएं उसमें शामिल नहीं हो पाती हैं क्योंकि WPI में सेवाएं शामिल नहीं होती, वस्तुओं से रिलेटेड होता है ये। ओके, तो ये है प्राथमिक सेक्टर की 75 है, और उसके अलावा उत्पाद हैं 69, और उसके अलावा 10 ईंधन से रिलेटेड हैं। ओके, प्राथमिक सेक्टर में मतलब एक तरीके से कि भाई गेहूं वगैरह डायरेक्टली या कोई दाल वगैरह आ रही है तो वो प्राथमिक सेक्टर वाली। ठीक है, उसके बाद में हमारे राजस्थान की पावर या ऊर्जा के रिलेटेड कुछ डाटा बात करें तो अभी राजस्थान की जो कुल इंस्टॉलेशन क्षमता है ऊर्जा की वो है 23,321 मेगावाट। मैंने बताया था कि ये जो भी डाटा आता है वो दिसंबर तक का आता है, जनवरी फरवरी वाला डाटा शामिल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो जितना इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है वही ध्यान रखेंगे। तो 23,321 मेगावाट का है, जिसमें से 5,000 जो 2 मेगावाट जो है वो सोलर से है, विंड से 4337 मेगावाट है, और बायोमास से 102 मेगावाट है। ओके, बाकी ये अपना एक पूरा लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। उसके बाद में वाणिज्य बैंक की साख जो है वो जो कमर्शियल बैंक है उनके पास में कितना पैसा जमा है वो 3.75 लाख करोड़ है। फिर उसके बाद में वो लोन वगैरह देना और लोगों के लिए उसे डिस्ट्रीब्यूट करना वो अलग है। तो लेकिन डाटा के रूप में उन्होंने लिखा वाणिज्य बैंक साख जो है वो कमर्शियल बैंक की जो लेन देन के लिए जो पैसा है वो 3.75 लाख करोड़ लोगों ने जमा करा रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कस्टमर प्राइस इंडेक्स जो है वो वर्तमान में 153 है। पिछली बार जो थी वो 144 थी, यानी इस बार जो है वो 5.62% की ग्रोथ हुई है। अब इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 4 चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, एक नहीं 4 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है औद्योगिक श्रमिकों का जो होता है वो सूचकांक होता है जिसे हम CPI इंडस्ट्रियल वर्कर बोलते हैं। एक होता है कृषि श्रमिकों के लिए जिसे CPI एग्रीकल्चर लेबर बोलते हैं। एक होता है ग्रामीण जो श्रमिक होते हैं CPI रूरल लेबर ग्रामीण श्रमिक बोलते हैं। ओके, उसके बाद में ग्रामीण और शहरी दोनों को मिक्स करते हुए जो होता है R&U वाला होता है। ओके, तो इसमें आपको 4 याद रखने होंगे। एक तो श्रमिकों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए, ग्रामीण श्रमिकों के लिए, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए। ओके, तो ये 4 होते हैं और इसे बोला जाता है मिक्स करके CPI बोला जाता है। ये जो 3 होते हैं ये सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किए जाते हैं और इन्होंने अलग अलग राज्यों में अपने सेंटर बना रखे हैं और कुल मिला के पूरे देश में 78 सेंटर बना रखे हैं। अब वर्तमान में हमारे राजस्थान में 3 सेंटर हैं, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। पहले अजमेर था, अब उसे चेंज करते हुए अलवर बना लिया गया। ये इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो बेस ईयर होता है वो 2016 वाला होता है। ओके, ये ध्यान रखना होगा आपके। ओके, उसके अलावा कृषि श्रमिकों के लिए उन्होंने बेस ईयर 1986-87 वाला है। अब ये मुझे रटाना बोलना क्यों पड़ रहा है भाई, ऐसा होता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि CPIAL यानी कृषि श्रमिकों के लिए जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स है उसका बेस ईयर कौन सा निर्धारित है। अब पूछ लिया, ऑप्शन में दे दिए जाएंगे कि 1986, 87, 2012, 13, 99, 2000, तो आपको रटा होना चाहिए ये, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में समझाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाटा का रटा हुआ होना। ओके, तो कृषि श्रमिकों के लिए जो होता है वो 1986-87 वाला जो होता है। ओके, उसके बाद में ग्रामीण एवं शहरी के लिए जो है वो बेस ईयर 2012 है और ये जो डाटा जो जारी किया जाता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO दिल्ली के द्वारा किया जाता है। पहले 3 जो होते हैं वो सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किए जाते हैं और ग्रामीण और शहरी का जो मिक्स होता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है। और औद्योगिक श्रमिकों के लिए ऑल इंडिया में 78 केंद्र बने हुए हैं, जिसमें राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर 3 हैं। ओके, उसके अलावा ये कोविड के बाद में मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद बनाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री था, उसके अलावा सचिव थे और 23 अन्य सदस्य थे। तो ये जो है वो कोविड के टाइम पे बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं CM और इसके आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अरविंद मायाराम को बनाया गया था। ये पिछले इकोनॉमिक सर्वे में दिया था, इसके रिगार्डिंग इस इकोनॉमिक सर्वे में कोई बात नहीं की गई थी। तो मैं बात कर रहा हूँ अपने इकोनॉमिक सर्वे का जो पहला टॉपिक है वो है अपना वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। ओके,
अब इकोनॉमिक सर्वे वालों ने इस पे क्या किस तरीके से लिखा है उसे मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये पूरा अध्याय 1 इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य यानी मैक्रो डाटा, बड़े लेवल पे डाटा हम देख लेते हैं, ओवरव्यू में डाटा। तो उन्होंने वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। देखिए, प्रचलित कीमतों पे राज्य अर्थव्यवस्था का आकार 2021-22 में उन्होंने बोला है भारत का, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया करंट प्राइस पे 232 लाख करोड़ है। राजस्थान का तो 11.96 लाख करोड़ है। प्रचलित कीमत करंट प्राइस मैंने बताया। स्थिर कीमतों पे राजस्थान में वृद्धि, अब ये बात करिए इन्होंने स्थिर कीमतों पे वृद्धि ग्रोथ की बात करी है, और प्रचलित पे 18% का ग्रोथ मैंने बता दिया था, +18 का। अब यहाँ पे राजस्थान में 11% का ग्रोथ हुआ है, किस पे? स्थिर कीमतों पे। ओके, 7.33 लाख करोड़ जो है वो डाटा भी है इसका। प्रचलित कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय भारत की है 1.5 लाख और हमारे राजस्थान की है 135 करोड़ की। ठीक है, अब इन्होंने एक साथ में यहाँ पे तो कंपैरिजन नहीं किया हुआ है, ओवरव्यू में इतना बताया। प्रचलित कीमतों पे अगर हम सेक्टर वाइज डिवाइड करें तो इंडिया का अगर बात करें तो 18, 28 और 53 आता है, राजस्थान की 30, 24 और 45 आता है। ठीक है, तो ये प्रचलित कीमतों वाला डाटा आपको याद रखना है। अब यहाँ जो लिखा है मैं उसे पढ़ के बताता हूँ, वैसे समझाने का कुछ है नहीं, 1 मिनट में पढ़ता हूँ। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण वैश्विक रूप से आर्थिक विकास को भारी झटका लगा था, ये आप सबको पता है। लगातार 2 वर्षों तक पूर्ण लॉकडाउन जो है वो लागू किए गए। इन लॉकडाउन से न केवल लाखों नागरिकों के घरों तक सीमित कर दिया गया, बल्कि बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां काफ़ी हद तक बंद हो गईं। वर्ष 2020-21 में राज्य की आय को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन सरकार की नीतियों और उसके प्रयासों से राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, क्योंकि सरकार की यहाँ पे उन्होंने बढ़ाई करनी ही है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे सरकार के लोग ही डिसाइड करते हैं। कृषि और संबद्ध सेवाओं के बाद में विनिर्माण क्षेत्र, कृषि और संबद्ध सेवाएं यानी प्राथमिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र यानी सेकेंडरी क्षेत्र, राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दूसरा प्रमुख प्रेरक क्षेत्र रहा। 2021-22 में अखिल भारतीय स्तर पर 9% की तुलना में जो ग्रोथ हुई थी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर स्थिर कीमतों पे 9% ग्रोथ हुई है और राजस्थान में 11% उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान वाला डाटा अलग आगे है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया लेवल पे तो 9% ग्रोथ हो रही है और राजस्थान में जो ग्रोथ हो रही है वो 11% हो रही है। ओके, वृहद आर्थिक समूह, ठीक है, ये उन्होंने बोला है। फिर उसके बाद में राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान राज्य में उत्पादित समस्त सेवाओं को मूल्य को प्रदर्शित करता है, यानी जीडीपी क्या होता है, राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया किसी देश की जीडीपी से हमें पता चल जाता है वो देश कितना अमीर है। मैंने बताया था कि अमेरिका $20 ट्रिलियन, चीन $15 ट्रिलियन और इंडिया करीब करीब 3 ट्रिलियन, वैसे कम है 3 ट्रिलियन से 2.70 या 2.65 के आसपास में है, बट 3 ट्रिलियन बोल भी देता हूँ मैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए कौन देश कितना अमीर है, इससे पता चल जाता है कितना विकसित है। ओके, ये अनुमान राज्य में किए गए नीतिगत निर्णयों बढ़ाई कर रहे हैं उसमें कि इस तरीके से हमने मेहनत करी है और ये सब हुआ है। राजस्थान राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर तैयार किए जाते हैं, मैंने बात कर ली। राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए सकल एवं शुद्ध दोनों आधार पर तैयार किए जाते हैं। सकल में तो मैंने क्लियर बता दिया था, शुद्ध में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटा देते हैं। सकल अनुमानों में स्थायी पूंजी निर्माण का उपभोग जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है घटाया नहीं जाता है, जबकि शुद्ध अनुमानों के लिए सकल मूल्यों के समंकों में स्थायी पूंजी का उपभोग CAP को घटाया जाता है, यानी डेप्रिसिएशन वगैरह को भी घटा लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात तो मैंने ओवरव्यू में यहाँ बता दी जो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है। उसके बाद उन्होंने कुछ ग्राफ दिए, वो जो ग्राफ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए वही ग्राफ यहाँ पे उन्होंने ये ग्राफ दिए, क्रम संख्या विवरण और साल दिए, इकाई यानी कैसा है, और यहाँ पे साल दिए 17-18 में क्या था, 18-19 में क्या था, 20-21 में क्या था, ये उन्होंने दिया है। तो इन्होंने बोला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्टेट GDP। ठीक है, तो स्थिर कीमतों पे क्या है, अब 21-22 की बात करेंगे। स्थिर कीमतों पे 7.33 है, और फिर उसके बाद में बोला है उन्होंने प्रचलित कीमतों पे है 11.96। मैंने 2 बार 3 बार बता दिया ये डाटा। पिछले साल का ये था, तो पिछले साल से यहाँ पे तो 11% ग्रोथ हुई है, और प्रचलित वालों पे 11% हुई है, और जो अपनी प्रचलित वालों पे हुई है 18% की करंट पे, और स्थिर कीमतों पे 11% की ग्रोथ हुई है। फिर उन्होंने बोला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर। ठीक है, तो ये 11% और 18% अभी जस्ट बताया, करंट पे 18% ग्रोथ हुई है, और प्रचलित में अपनी बेस ईयर वाले पे 11% हुई है। उसके बाद में इन्होंने सेक्टर वाइज बोला है, तो सेक्टर वाइज में आप जो है वो करंट वाला आप याद रखना, सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर वाला तो आप नहीं याद रखना, बट बुनियादी मूल्यों पे यानी प्रचलित कीमतों पे तो 30, 24, 45 याद रख लेना, 30, 24 और 45 ये डाटा याद रखना। ओके, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अभी थोड़ी देर पहले बताया,
शुद्ध में जो है वो हम डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो स्थिर पे है 6.48 लाख करोड़ और प्रचलित पे है 10.78 लाख करोड़। ओके, प्रति व्यक्ति आय अगर बात करें तो स्थिर पे है 81,000 और प्रचलित पे है 135,000 यानी 1.35 लाख। उसके बाद में सकल स्थायी पूंजी निर्माण ये 2020-21 का ही दिया है 2.76 लाख करोड़ यानी स्टेट जीडीपी का 28% होता है, बट उसके अलावा यहाँ का इस बार का डाटा उन्होंने नहीं दिया है। कृषि उत्पादन सूचकांक का यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है उन्होंने। कुल खाद्यान्न उत्पादन ये अपना 225 जो है वो मेट्रिक टन है, बाकी ये पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कम है, बट ये पूरा डाटा भी नहीं, फाइनल डाटा भी नहीं है। बट आप ये ध्यान रख लेना कि कुल खाद्यान्न उत्पादन जो हुआ है वो 225 लाख मेट्रिक टन हुआ है। ओके, 225 लाख मेट्रिक टन हुआ है, याद रख लेना ये। ओके, कैसे भी करके याद रखना। कोरोना वाले टाइम पे जो है वो बारिश अच्छी हुई थी, इसलिए उस समय अच्छा जो है वो उत्पादन हुआ था, लेकिन इस बार कम है, पहले की तुलना में डाउन हुआ है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी क्या है, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये 131 है। पिछले साल जो था वो 2020-21 में था 122 और 2021-22 में है अपना 131, थोड़ा सा याद रखना है। थोक मूल्य सूचकांक WPI, ठीक है, WPI का आधार वर्ष है अपना 1999-2000 का, तो WPI कितना है अपना 369 और पिछले साल की तुलना में ये 9% बढ़ा है, पिछले साल 337 था, तो 369 आपको याद होना चाहिए। कुल ऊर्जा क्षमता जो है वो अपनी यहाँ पे है 23,321 मेगावाट की। और वाणिज्यिक बैंकों के पास में कितना पैसा है ये सितंबर तक का डाटा है, बट जो भी है 3.75 लाख करोड़ है। ओके, अब सारांश में वही जो लिखा हुआ है वो चीज़, अर्थव्यवस्था का आकार प्रचलित मूल्यों पे भारत की है, वही सब चीज़ें उन्होंने बार बार रिपीट करी हैं, मैंने वो डाला हुआ है। भारत की 232 लाख करोड़ है, राजस्थान की 11.96 लाख करोड़ है। ओके, और कुल भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान 5.15 रटा होना चाहिए हर कंडीशन में। ओके, जीडीपी में विकास दर तो अपने इसे हम स्थिर कीमतों पे याद रखते हैं तो 11% है और भारत की 9% है, और मैं प्रचलित कीमतों पर बात करूं तो 18% है राजस्थान की, बट आप स्थिर कीमतों वाली याद रखना है। ओके, प्रति व्यक्ति आय इंडिया का 150 यानी 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय और राजस्थान की 1.35 लाख। साक्षरता दर भारत की 73% है, राजस्थान की 66% है। जन्म दर 1000 पे अपने पूरे भारत में जो है वो 19 है और राजस्थान में 23 है। ओके, कार्यभागीदारी दर जो है वो भारत में 39 है और राजस्थान में 43 है। उसके अलावा ये कुछ डाटा है, नॉर्मल सा डाटा, आपने वैसे ही पढ़ा होगा कि भाई भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000, राजस्थान का 3,42,000, जनसंख्या 2011 के आंकड़ा के अनुसार ये है भारत की 121, अब तो 140 करोड़ हो गई है, और 2011 में राजस्थान की 6.85 करोड़। लिंगानुपात की अगर बात करें तो भारत का 2011 वाली जनगणना के अनुसार, अब देखो 10 साल से ऊपर हो गए, 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन अभी वो क्या है, शुरुआत भी नहीं हो पाई है, कोरोना के कारण जो है वो कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई थी, तो अभी हो रही, तो उसका डाटा 2023-24 तक आएगा, तो तब तक हमें 2011 वाले से काम चलाना पड़ेगा। राजस्थान में लिंगानुपात कम है, 928 है, और अपना इंडिया का 943। यहाँ पे अगर बात करें विद्युत क्षमता कितनी है तो ऑल इंडिया में है 3,93,000 मेगावाट का और राजस्थान में है 23,000 का। सड़क घनत्व भारत में 161 पर वर्ग किलोमीटर का और यहाँ पे राजस्थान में 80 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। ओके, उसके अलावा ये डाकघर अपने पूरे भारत में है 1.56 लाख करोड़ डाकघर हैं, यानी 1.5 लाख से अधिक डाकघर हैं और राजस्थान में 10,287 डाकघर हैं। ओके, दूरसंचार ग्राहक हमारे ऑल इंडिया में 120 करोड़ जो हैं वो मोबाइल यूज़र हैं और हमारे राजस्थान में 6.68 करोड़ जो है वो मोबाइल यूज़र हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ जो है वो ग्राफ बना के दिए हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे वालों ने खुद ने मेहनत करके दिए, तो हम उसे भी देख लेते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का एक ग्राफ बनाया हुआ, अब ये रटना नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, उसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या ये लगातार बढ़ रहा है या क्या लगातार घट रहा है। ऐसे देखिए 2017-18 में हमारी ग्रोथ रही थी 5% की, उसके बाद में हमारी ग्रोथ रही है यहाँ पे 2.37 की, उसके बाद में हम 5.70 पे, उसके बाद में हम नेगेटिव में चले गए और अभी जो है वो 11% की है। तो ये जो है वो डिसकंटिन्यूएट है, ना तो लगातार घट रहा है और ना तो बढ़ रहा है, ना ही लगातार घट रहा है, क्योंकि कोविड के समय पे सब कुछ घटा था। वैसे ऊपर ऊपर चल भी जाता लेकिन कोविड के समय पे सब घटा था। दूसरा, ये प्रचलित कीमतों पे है,
प्रचलित कीमतों पे 18% है, 1196 मैंने बताया था 11.96 लाख करोड़ है। तो पहले इस तरीके से नॉर्मल इक्वल था, फिर उसके बाद घटा, फिर बढ़ गया। ओके, ये सेक्टर की बात करें तो द्वितीयक सेक्टर वाला आप याद रख लेना, 45, 24 और 30 वाला, 30 प्राथमिक, 24 सेकेंडरी और 45 यहाँ पे सर्विस सेक्टर। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो हमारी कंटिन्यूसली बढ़ ही रही है। ओके, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लें। प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे 19-20 में थी 1,15,356 और उसके बाद में कोविड के बाद भी 1,15,933 रहा था। तो घटा नहीं है, थोड़ा सा बराबर में बढ़ा ही है। ओके, इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय है। और यहाँ पे इस वाली पे यानी स्थिर कीमतों पे जो है वो प्रति व्यक्ति आय घटी थी एक बार। बस ये डाटा इतना थोड़ा सा याद रख लेना, मैप उन्होंने बना के दिए हैं वही है। 131 याद रख लेना है। ठोस मूल्य सूचकांक 369 का है और ये डाटा नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है। 10 की वृद्धि 21% जो है वो राजस्थान में हुई थी, 17% इंडिया में हुई थी। जनसंख्या घनत्व ऑल राजस्थान में 200 का है और इंडिया में 382 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग पर वर्ग किलोमीटर, इस तरीके से। ओके, उसके बाद में जनसंख्या शहरी, तो हमारे इंडिया में 31% जो है वो शहरी जनसंख्या है, राजस्थान में 25% शहरी जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात करें तो 943 इंडिया में, 928 अपने राजस्थान में। अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी एसटी की बात करें तो ऑल इंडिया में 8% है, राजस्थान में 13%, 13.5% जो है वो एसटी है। और एससी की बात करें, अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट की बात करें, ऑल इंडिया में 16.6% है, हमारे राजस्थान में 17.8% है। ओके, और बाल लिंगानुपात की बात करें तो ऑल इंडिया में 919 है और राजस्थान में 888 है। ये 2011 का डाटा है, अभी तो बहुत सुधार हो चुका है, अभी तो ये बहुत अच्छा निकल के आएगा जब भी रिजल्ट आएंगे जब भी अपना नया सेंसस होगा। साक्षरता दर ऑल इंडिया की 73 है, राजस्थान की जो है वो 66 है। उसके बाद में पुरुषों की अगर साक्षरता दर बात करें, ये तो ओवरऑल हो गई। अगर सिर्फ पुरुषों की बात करें तो ऑल इंडिया में 81% जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं और राजस्थान में भी बराबर में 79.2 है। महिलाओं की बात करें तो ऑल इंडिया में 65% महिलाएं पढ़ी हुई हैं, राजस्थान में 52% है। ओके, उसके बाद में कार्य सहभागिता 40% इंडिया में, 43% जो राजस्थान में। उसके बाद में ये कुछ याद नहीं रखना है, ये थोड़ा सा ये शिशु मृत्यु दर वाला थोड़ा सा याद रख लेना। ऑल इंडिया में 30 होता है शिशु मृत्यु दर और अपने राजस्थान में 35 है डाटा। ओके, मातृ मृत्यु दर ऑल इंडिया में 113 है और यहाँ पे ऑल राजस्थान में 164 है। शिशु मृत्यु दर जो डाटा होता है वो 1000 में होता है, यानी 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से 30 बच्चे जन्म लेने के कुछ समय बाद में ही मर जाते हैं, तो वो होता है शिशु मृत्यु। ओके, तो ये ऑल इंडिया में 30 है और राजस्थान में 35 है। ओके, और मातृ मृत्यु यानी बच्चे को जन्म देने के समय पे जो महिलाओं की कुछ मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख में से 113 महिलाएं ऑल इंडिया में मरती हैं और 164 जो है वो राजस्थान में मरती हैं। ओके, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये जो है वो ऑल इंडिया में 70 वर्ष के आसपास में। ओके, बस इतना ध्यान रखना है। अब लास्टली मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ वही चीज़ें। ओके, कंप्लीट होता है ये लेक्चर, बस सिर्फ और सिर्फ डाटा से रिलेटेड था ये लेक्चर। देखिए, जीडीपी अगर बात करें तो इंडिया की जीडीपी है 240 लाख करोड़ है। ओके, और ऐसे बेस ईयर के आधार पे हम याद रखेंगे कितना ग्रोथ हुआ, तो 9% का जो है वो ग्रोथ हुआ बेस ईयर पे। ओके, और राजस्थान की जीडीपी की बात करें तो बेस ईयर पे तो ये 3.33 लाख और करंट पे है ये 11.96 लाख। तो 11.96 आपको रटी होनी चाहिए, जो कि इंडिया का 5% है। ग्रोथ आपको बेस ईयर वाला ही रट लेना, 11% वाला। ओके, और जीडीपी परसेंटेज बाय ये याद रख लेना, 30 प्राथमिक, 24 सेकेंडरी, 43 थर्ड वाला। और पर कैपिटा इनकम जो है वो आप 81 जो है वो स्थिर कीमतों पे, 135 जो है प्रचलित कीमतों पे। और इंडिया का अगर याद रखें तो प्रचलित वाला 150,000 के याद रख लेना, यानी 1.5 लाख पर व्यक्ति है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पे 3.33 है, ये अभी जो स्टेट जीडीपी है, और 11.96 है। ओके, WPI 369 है, इन्फ्लेशन इंडिकेटर है, 154 वस्तुएं आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर जारी करता है। ये वाला मैंने आपको 3-4 बार बताई दिया है। ये कुछ डाटा वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखी हुई है। ओके,
तो इस तरीके से अपना पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। मैंने इन चीज़ों को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें लेक्चर के साथ याद हो जाएं। जो समझाने की है वो तो आप समझ चुके हो, आसानी से समझ चुके हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो रटने का है वो रिपीट जितना करोगे उतना ही याद होगा। यानी ये वाला मैप जितना आप रिपीट कर लोगे उतना ही याद होगा। ठीक है। स्टेट जीडीपी अपना एक होता है स्थिर कीमतों पे, एक होता है प्रचलित कीमतों पे। अगर हम बात करें देश का कुल कितना परसेंट है, तो कुल देश की जीडीपी का 5.15% हमारे राजस्थान के पास में, प्रचलित कीमतों पे 11.96 है, स्थिर कीमतों पे 7.33 लाख करोड़ है। ओके। अब वृद्धि की बात करें तो ये बेस वाला ही याद रख लेना कि 11% का ग्रोथ हुआ पिछले साल की तुलना में। प्रचलित में अगर बात करें तो 18% का ग्रोथ हुआ। ओके। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 1.35 लाख करोड़ है। ओके। उस 1.35 लाख जो है वो प्रति व्यक्ति आय है, 1.35 लाख करोड़ नहीं, 1.35 लाख प्रति व्यक्ति आय। ओके। उसके बाद में शुद्ध राज्य जिसमें हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो वो होता है 10.78। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो 30, 24 और 45। बस इतना सा डाटा याद रख लेना, और तो कोई दिक्कत है नहीं। डाटा तो याद करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। 2 सवाल डायरेक्ट डाटा से आते हैं। उससे पूछ लिया जाएगा कि बताइए 2021-22 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार राजस्थान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी रही। बेस ईयर में पूछा जाएगा तो 11%, और अगर करंट प्राइस पे यानी प्रचलित कीमतों में पूछा जाएगा तो 18%। पर कैपिटा इनकम पूछ लिया जाए आपसे प्रचलित कीमतों पे तो 135,000 प्रति व्यक्ति आए, और अगर आपसे स्थिर कीमतों में पूछ लिया जाए तो 21,000 प्रति व्यक्ति आए, 81,000 प्रति व्यक्ति आए। शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद पूछ लिया जाए तो ओवरऑल 6.48 लाख करोड़ ये स्थिर कीमतों पे हुआ, और 10.78 लाख करोड़ जो हुआ प्रचलित कीमतों पे हुआ। और सेक्टर वाइज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीय सेक्टर कितना है तो 24% है, प्राथमिक सेक्टर कितना है तो 30% है, और तृतीय सेक्टर कितना है तो 45% है। तो इस तरीके से हमारा मैक्रो डाटा कंप्लीट होता है, आर्थिक प्रवृत्तियों का वृद्ध परिदृश्य कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो हम कृषि से रिलेटेड डाटा पे बात करेंगे। उसके बाद में ग्रामीण, तो वो इसी तरीके से चलेगा, प्राथमिक क्षेत्र वाले कृषि और ग्रामीण रहेंगे। उसके बाद में फिर आएंगे अपने सेकेंडरी सेक्टर में जिसमें उद्योग की बात में और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। फिर उसके बाद में अपना आएगा सेवा क्षेत्र जिसमें हम शहरी विकास की बात करेंगे। फिर उसके बाद में प्रमुख योजनाओं की बात करेंगे, और लास्ट में अपना जो लेक्चर रहेगा वो सतत विकास गोल्स वाला रहेगा। ओके। तो ये अपना सीक्वेंस रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, रट भी जाएंगी, समझ भी आ जाएंगी। और शायद इसलिए क्योंकि मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ, मैं पूरा इकोनॉमिक सर्वे को लेकर उसका निचोड़ बना रहा हूँ, तो कोई भी सवाल जो है वो उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपके प्री एग्जाम में 12 से 15 सवाल जो बनेंगे वो इसी में से निकल जाएंगे इस लेक्चर सीरीज में, और उसके अलावा मेंस में 40 नंबर तक के सवाल जो है इसी में निकल जाएंगे। उसके अलावा योजनाओं का इस इकोनॉमिक सर्वे के साथ में तो होंगी, उसके अलावा एक अलग से वीडियो बनेगी, और राजस्थान के बजट की एक अलग से वीडियो बनेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।